तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक क्या है कि पंप का इंट्रोडक्शन वगैरह देखना है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन वगैरह है। ठीक है, तो उसमें कुछ पंप्स का और देख लेंगे हम लोग। ठीक है, किस तरह से पंप वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पंप की बात कर लेते हैं। पंप क्या होता है? एक मशीन होती है जो क्या काम करती है कि पानी को नीचे से उठाती है, यानी कि अगर बहुत नीचे पानी गहराई में है, ठीक है, तो वहाँ से उठा के ऊंचाई पे भेजने का काम करती है। ठीक है, यानी नीचे से उठाती है और ऊपर भेजने का काम करती है। ठीक, तो मेन काम क्या है पंप का? बस यही है। ठीक, और क्या होता है, ये किस तरह से भेजती है, यानी कि भेजने का क्या कारण है? बस वही प्रेशर को चेंज कर देती है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण वाला जो दाब है वो उस पानी पे नीचे, जो नीचे ग्राउंड में होता है, एकदम अंदर होता है पानी पे, उस पर जो पड़ता है वाला दाब, जैसे अगर हम लोग ने अंदर दाब कम किया तो नीचे दाब बढ़ा, और नीचे से जब दाब बढ़ता है तो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम, मेन काम जो वर्किंग होता है इसमें पंप में, वो होता है दाब को कम करना। ठीक है, यानी कि हम लोग दाब को कम करते हैं, जिसकी वजह से पानी अपने आप नीचे से प्रेशर के साथ ऊपर आ जाता है। जहाँ दाब कम हुआ बस वहीं पे तुरंत आता है। ठीक है, और इसी तरह से ये काम करता है। अब देखो, एक पाइप जो नीचे की तरफ हम लोग गई रही होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पाइप नीचे एकदम पानी से जुड़ी होती है, पंप से और पानी से एकदम नीचे वाले पे, वो वाले पाइप को हम लोग बोलते हैं सेक्शन पाइप। ठीक, उसके बाद आता है अपना सेकंड, कि जो एरिया पे हम लोग है ना काम कर रहे, क्या काम कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे वैक्यूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निर्वात बनाने की कोशिश, मतलब कि प्रेशर वहाँ का कम करने की कह लो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्किंग फ्लूइड, यानी कि वर्किंग एरिया, जो वो इलाका जहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उस इलाके पे हम लोग क्योंकि वहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, जो पंप से लेके ऊपर जहाँ हम लोग को पानी पहुँचाना रहता है, वहाँ तक एक पाइप गई होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीवरी पाइप। ठीक है, इसको हम लोग, और जो वर्क किया जाता है फ्लूइड पे, यानी कि कोई भी फ्लूइड हो सकता है, पानी हो सकता है, उस पर जो काम किया जाता है उसको हम लोग प्राइम मूवर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के रोटेट करके कर सकते हैं, पिस्टन लगा के। ठीक है, पिस्टन को आगे पीछे मूव करके, और भी अपना, और भी कई तरीके के हैं, सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करके। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ने ये देखा कि हम मेन जो 3 पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से? एक सेक्शन होता है, एक वर्किंग फ्लूइड वर्किंग पार्ट होता है, और एक डिलीवरी। ठीक है, और इसमें अभी मैं एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप लोग उसको देखेंगे, और वो चीज़ हमने क्योंकि पहले पढ़ा दे तो मुझे नहीं लगता इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को डाउट हो तो जाके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसका जो मैंने फ़ोटो भेजा है वो बस उसी तरह से पंप का हम लोग ने डायग्राम बना के, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस फोटो को। ठीक है, तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा जैसे मैंने अभी बोला। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो इसके हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पिछले जो अपना हाइड्रोलिक्स था, हाइड्रोलिक में इसको पढ़ लिए थे पहले ही कुछ, मतलब पंप्स वगैरह के बारे में आपको मिलेगा ये चैप्टर 6 में, वाटर टरबाइन एंड पंप में। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने वाटर टरबाइन को पढ़ा था, उसके बाद पंप को पढ़ा था। ठीक है, तो पंप में आपको इसकी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, उसको जब अगर देखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, आराम से समझ में आ जाना चाहिए इसको एक बार में। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो पंप को 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, 2 भाग में तोड़ा जाता है। कौन कौन से? एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है और एक होता है डायनेमिक प्रेशर पंप। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो मैंने बोला वो ये आगे चल के 2 भाग में और टूटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटेरी पंप। ठीक है, और अगर हम लोग डायनेमिक प्रेशर पंप की बात करें तो उसको भी 2 भाग में तोड़ा जाता है। उसका क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और प्रोपिलर पंप। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक पार्ट को देख लेते हैं कौन कौन सा। एक हम लोग अभी मैं फोटो भेज दे रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप की और सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पंप ही में, तो इसको भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं ना, उस पर उस वो पीछे देखेगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ठीक है, तो ये जो मैंने फ़ोटो भेजे हो ये सभी हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, पंप का, तो इसमें पंप वाला मेरे ख्याल से लगभग सारा टॉपिक हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो जो बचता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप में, अगर एग्रीकल्चर पंप है तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से एनर्जी एफिशिएंसी करते हैं इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो फुट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो लो फ्रिक्शन फुट वाल्व का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी मतलब ऊर्जा की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी कर सकते हैं किसमें? ऊर्जा की दक्षता बढ़ा सकते हैं किसमें? एग्रीकल्चर पंप में। क्या पहला पॉइंट
कि लो फ्रिक्शन फुटबॉल का इस्तेमाल करके, कम घर्षण वाला फुटबॉल का इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर उसका लो फ्रिक्शन यानी कि कम घर्षण वाला HDPE सेक्शन और डिलीवरी पाइप का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग बैंड का यानी कि लंबा मरोड़ का इस्तेमाल करके, मोड़ के यानी कि लंबा बैंड का इस्तेमाल करके। और क्या करके हम लोग कर सकते हैं, अगला पॉइंट देखें तो हाई इफिशियंसी का मोटर और पंप का इस्तेमाल करके, ठीक है। जो हम लोग पंप या मोटर इस्तेमाल करें वो अच्छी उच्च दक्षता वाली होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, कि हम लोग है ना जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, किसान वगैरह होते हैं, उनको एक मतलब BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो कि मैंने पहले बताया था, स्टार रेटिंग देता है। तो अच्छी स्टार रेटिंग वाला पंप को बांट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पंप हम लोग वहाँ पे जो किसान वगैरह इस्तेमाल करें उनको वाला दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि उनका जो पुराना वाला है उसको लेके उनको दूसरा अच्छा एफिशिएंसी वाला पंप देकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम लोग देते हैं तो वो तो तुरंत तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। तुरंत तैयार हो जाएगी कि हाँ अच्छा पंप है। तो उस तरह से हम लोग एक्सचेंज करके भी उनको दे सकते हैं, जिससे और अच्छी इफ़िशियंसी आएगी पंपिंग वगैरह में, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि वगैरह कार्य में, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो कि सिम से मतलब उसके अंदर सिम भी लगा हो, ठीक है। अगर मान लो कोई किसान घर पे भी बैठा हो तो घर से खाली मोबाइल में उठाए, सीधे बटन दबाए, बंद हो जाए मोटर, बटन दबाए चालू हो जाए। इसका इस्तेमाल इस तरह से भी करके हम लोग एनर्जी की दक्षता बचा सकते हैं, ठीक है, यानी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। ये तो काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा कि घर बैठे ही मोटर बंद कर रहे हैं, मोटर चालू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सब करें तो हम लोग अच्छी दक्षता बढ़ा सकते हैं उसकी, ठीक है, दक्षता अच्छी हो सकती है, ठीक। तो इस तरह के ये सब पॉइंट्स को हम लोग बता सकते हैं। और भी पॉइंट्स के यहाँ यूज़ ना हो तो बंद कर दो, इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, ठीक है। जब काम पड़े तभी इस्तेमाल करो, ठीक। तो इसी तरह से और भी बातें अपने से भी बना के लिख सकते हैं इसमें, ठीक। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कि कौन कौन सी एनर्जी सेविंग टिप है पंपिंग सिस्टम में, ठीक है। अभी हम लोग ने कृषि में पंप का देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कोई भी अगर पंप है तो उसमें कौन कौन सी तरीके से हम लोग एनर्जी की बचत कर सकते हैं। सबसे पहला कि उपयोग के लिए सही पंप का प्रयोग करके, ठीक है। यानी कि जिस तरह का हम लोग का इस्तेमाल है उसी तरह का पंप का हम लोग इस्तेमाल करें, के भी हम लोग अच्छी मतलब एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को जिस हिसाब से चाहिए हो, छोटा बड़ा पंप, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सही साइज़ के पंप का उपयोग करके, ठीक है। साइज़ भी उसका सही होना चाहिए, ठीक। यानी कि ऐसा ना हो कि पाइप छोटी और साइज़ बड़ा है, या पाइप बड़ी और साइज़ छोटा है, ठीक। इस तरह से सही साइज़ का प्रयोग करके, सही साइज़ के वाल्व का प्रयोग करके, ठीक है। यानी कि वाल्व जिस हिसाब से पाइप वगैरह उसी हिसाब से वाल्व भी होनी चाहिए उसकी, ठीक। तो सही साइज़ के वाल्व का प्रयोग करके, VFD का प्रयोग करके, पंप का सही रख रखाव करके, यानी कि उसका मेंटेनेंस करके भी उसको अच्छी मतलब एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। ये सब हम लोग पहले ही बात देख चुके हैं, ठीक। और क्या है, अधिक दक्षता वाले पंप का प्रयोग करके, एक से अधिक पंप का प्रयोग करके, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा लंबी दूरी है, ठीक है, तो हम लोग बीच में जैसे मान लो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक पहुँचाना है तो बीच बीच में 2-3 पंप का इस्तेमाल करके भी हम लोग मतलब वो एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि एक से अधिक पंप का प्रयोग करके हो गया, उसके बाद आवश्यकता उपयोग ना करें, यानी कि अनावश्यक उपयोग ना करें, ठीक है। यानी कि जब वो ज़रूरत ना हो तो बंद कर दो, ठीक है। लीकेज को कम करके, ऐसा ना हो कि पाइप में लीकेज हो रही है, ठीक है, पंप अच्छे से तो काम कर रहा है लेकिन लीकेज वगैरह हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतना समझ लो, हम लोग ने अभी तक इतनी सेविंग वाला टिप्स देखा, इतनी सेविंग टिप्स देखा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कभी भी कोई सेविंग टिप्स आता है तो सीधे भर 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 एकदम दिमाग में मेरे ख्याल से बैठ गया होना चाहिए। बस खाली तुरंत उतारना रहे, ठीक है। कि अच्छा दक्षता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सही साइज़ का होना चाहिए, और लीकेज मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट्स अपने से भी बना के लिख सकते हो। हालांकि ये सब पॉइंट भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी कोई पुराने पॉइंट नहीं ना, सब वही घूम घूम के आ रहे, ठीक। अब हम लोग का पहला हेडिंग के सारे पॉइंट क्लियर। अब सेकंड हेडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एयर कंप्रेशर के बारे में। एयर कंप्रेशर का हम लोग ने कल भी किस तरह से देखा था, काफ़ी चीज़ें उसमें देखे थे, ठीक है। तो जैसे पीन्यूमेटिक सिस्टम वाला हम लोग ने जो पढ़ा था, बस वही एयर सिस्टम के बारे में जैसे हम लोग ने पढ़ा था कंप्रेशर वगैरह की, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कुछ चीज़ें उसमें, ठीक है। और क्या आती है इसमें, कि जैसे हम लोग अक्सर एयर कंप्रेशर यानी कि कंप्रेस एयर सिंपली अगर कहे तो एयर पे मतलब कि कंप्रेस का वर्क करके, मतलब एयर को वर्क करके एयर के ऊपर, यानी कि वातावरण की जो हवाएं होती है
एयर्स होती है उस पर काम करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके एक टैंक में भर लेते हैं। ठीक है, अक्सर हम लोग जब भी गाड़ी वाड़ी में मान लो पंचर हो जाती है, ठीक है, तो जो दुकानें वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे हैंड पंप हाथ से भरने वाले पंप नहीं होते, तो वहाँ पे एक गैस वाला सिस्टम होता है, ठीक है, यानी हवा वाला। उसमें क्या होता है कि उनके पास एक टैंक होती है जिसके अंदर पूरा एयर कंप्रेस्ड होकर भरी रहती है। फिर उसके बाद वो उठाते हैं, बस खाली हम लोग को लगा के सिर्फ दबाना रहता है, तुरंत हवा उसमें से निकलना चालू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में वो पूरा भर जाता है हम लोग की हवा। ठीक है, टायर्स वगैरह में या गाड़ी पंचर हो गई हो, ठीक है, तो उसमें तुरंत भर जाती है हवा। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है क्या, कंप्रेस एयर का जो टैंक या जो भी होता है सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर भर के रखे रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एयर की को एक फिक्स मात्रा को हम लोग भर के रख देते हैं, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग है ना कंप्रेसर को प्राइम मूवर वगैरह के द्वारा हम लोग इस्तेमाल मतलब रोटेट करके चला के, प्राइम मूवर के द्वारा चला के लो प्रेशर की जो एयर रहती है उसको हाई प्रेशर में चेंज करके एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं क्या है अपना, कि एयर कंप्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, एयर कंप्रेशर भी दो, जिस तरह से अपना पंप भी दो तरीके से डिवाइड हुआ है, इसी तरह से एयर कंप्रेशर भी होता है दो तरीके से। पहला क्या है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, और दूसरा क्या है, रोटेरी एयर कंप्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर में एक टाइप हम लोग खाली देखेंगे, कौन सा, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। ठीक है, और रोटेरी कंप्रेशर में हम लोग चार टाइप देखते हैं, कौन कौन से होते हैं, कि रूट ब्लोअर एसी, वेन ब्लोअर एसी, सेंट्रीफ्यूगल एसी और एक्सियल फ्लो एसी। ठीक, अब इसमें अभी हम लोग के दो दो एक दो तीन चार पॉइंट ऐसे करके मतलब देख लेते हैं एग्जाम्पल, यानी कि जो मैंने अभी नाम बताया हूँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन के, और उसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैंने रूट ब्लोअर बोला हूँ, ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस हम लोग ने फ्लूइड का पढ़ा है, फ्लूइड की जगह हम लोग जहाँ फ्लूइड में वाटर ले रहे थे, लिक्विड ले रहे थे, उसी की जगह बस खाली हम लोग को एयर लेना है, उसी तरह से पूरी वर्किंग होती है। ठीक है, मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक, अब हम लोग पहले रूट ब्लोअर ऐसे देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, इसमें दो तरह के लोब्स होते हैं, जो बीच में दिख रहा है उसको हम लोग लोब्स बोलते हैं, रेड कलर का। ठीक है, वो प्राइम मूवर के साथ जुड़ा होता है, जो कि प्राइम मूवर जब भी स्टार्ट होता है तो ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से एयर जो इनलेट हो रही है वो लो प्रेशर की होती है, ठीक है, कम निम्न दाब की होती है, जब वो निकलती है उसमें से तो हाई दाब की यानी कि उच्च दाब की हो जाती है। ठीक है, तो बस खाली ये रोटेट करके इसी तरह से प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ठीक, अब ये वाला टाइप देख लेते, क्या है, सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। इसमें क्या होता है कि ये पिस्टन अप डाउन मूव करते रहता है क्रैंक शाफ्ट से जो कि जुड़ा होता है। ठीक है, क्रैंक जब रोटेट करती है तो ये भी पिस्टन भी अपना अप डाउन होते रहता है। जैसे जब पिस्टन नीचे आता है तो उसके अंदर जो दाब होता है, अंदर का दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्व एक होता है यहाँ पे इनलेट पर जहाँ पे एयर अंदर आती है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है। उसके साथ लो प्रेशर पे एयर अंदर आती है, लेकिन निम्न दाब पर एयर अंदर आई, ठीक है, वायु अंदर आई। अब उसके बाद जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो जो एयर है वो दबती है, तो उसका प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो एक मतलब जहाँ पे निकलता है, ठीक है, एग्जिस्ट वाल्व होता है, ठीक, वो अपना वाल्व जब प्रेशर बढ़ता है अंदर तो वो अपने आप ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर पे, काफ़ी प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे हम लोग कह सकते हैं, वो अपना जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। इसका सिंपल वर्किंग बस यही है। ठीक है, बाकी सब तो क्रैंक होता है ऊपर नीचे इस तरह से करा था, तो हम लोग अपने से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने रोटेरी एयर कंप्रेशर में एक रूट ब्लोअर देखा था। उसके बाद हम लोग एक वेन ब्लोअर, अगर मैं बताऊँ तो वेन, जिसमें हम लोग पहले भी पढ़े थे, वेंस लगी होती है। वो वेंस क्या होती है कि मतलब प्राइम मूवर के साथ जुड़ी होती है और एक डिस्क में वेन लगी होती है। वेन क्या होती है कि एडजस्टेबल होती है, यानी कि जैसे घूमती है तो वो जहाँ पे जंग मतलब कम होता है एरिया तो वहाँ पे छोड़ अंदर की तरफ चली जाती है, और जहाँ बड़ा होता है वहाँ बाहर आ जाती है। तो ये इस टाइप का मैंने एक बार बताया हो। ठीक है, कि वो जो वेंस होती है वो अंदर बाहर मूव करते रहती है, यानी कि पंख वगैरह हम लोग कहें तो वो अंदर बाहर मूव करते रहता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाता है तो हाई प्रेशर के साथ निकल जाता है फ्लूइड। फ्लूइड की हम लोग ने पहले बात कर रहे थे, यहाँ बस खाली एयर उसकी बात कर रहे हैं क्या, कि एयर की। ठीक है, फ्लूइड यानी फ्लूइड में एयर और लिक्विड दोनों आते हैं, लेकिन हम लोग ने पहले खासकर लिक्विड की बात करें, तब बस खाली वो लिक्विड की जगह वर्ड को हटा के एयर लगा दोगे तो बस वो बन गई एयर कंप्रेशर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगर एक्चुअल फ्लो की बात करें, ठीक है, ये भी प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट की जाती है। इसके अंदर भी मतलब कि एक डिज़ाइन बना होता है, ठीक है, उसमें फिक्स्ड वेन लगे होते हैं, यानी कि जो डिज़ाइन बना है ये समझ लो वी टाइप का बना होता है, और वी का जो नीचे नोक होती है उसको काट दो तो जैसा डिज़ाइन बना है बस उसी तरह का एक डिज़ाइन बनता है। ठीक है,
और उसी के बीच से एकदम बीचों बीच से, ठीक है, एक मतलब प्राइम मूवर के द्वारा उसको नचाया जाता है, और जो बीचों बीच में एक लाइन आती है उसमें ऐसे से वो बने होते हैं, वेंस लगे होते हैं, और एक जो वीक किनारा है उस पर भी वेंस अंदर की तरफ लगे होते हैं। जब वो रोटेट करता है तो उससे क्या होता है कि जो मतलब एयर लो प्रेशर में जो अंदर एयर आती है वो हाई प्रेशर में बदली होकर बाहर हाई प्रेशर में निकल जाती है। इसका इस्तेमाल कहाँ, तो मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, उसको देख के और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, समझ लेना। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह में करते हैं, और गैस टरबाइन प्लांट में भी करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल फ्लो वाले को हम लोग ने पिछले साल भी देखा था, ठीक है, मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक। और जो मैंने बताया था सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज जे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, जिसके अभी भी फ़ोटो भेजा था, ठीक है, वो उसका यूज़ करते हैं हम लोग एयर ड्रायर में, ठीक है, और इसमें ट्रांसफार्मर की मरम्मत वगैरह करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। हम लोग के जो सेकेंड हेडिंग थी उसमें हम लोग ने अभी, क्योंकि अपना एयर कंप्रेसर सिस्टम के बारे में था, ठीक है, तो उसको हम लोग ने देख लिया, उसके टाइप्स के वगैरह भी देख लिया, उसका वर्किंग भी देख लिया किस तरह से होती है, मैंने फ़ोटो भी भेज दिया आपके पास, ठीक है, उसको देख के और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो लीकेज टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो मैंने एक ये फार्मूला वगैरह भेजा हो, ठीक है, उसको सब लोग ओपन करके पहले देखते हैं, ठीक है, ओपन कर लो। उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या परसेंटेज लीकेज अगर हम लोग को निकालना है किसी भी एयर कंप्रेसर के, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इंटू 100। इस तरह से हम लोग परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि लीकेज कितना हुआ है। अगर हम लोग को मान लो क्वांटिटी में निकालना है सिस्टम की लीकेज कितनी हुई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इंटू क्यू, और उसके बाद हम लोग का ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इतने कितने वॉल्यूम कितने आयतन निकल रहा है हर मिनट पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो क्यू होता है वो होता है कंप्रेसर की कैपेसिटी, जो कैपिटल टी होता है वो टाइम ऑन लोड इन मिनट, यानी कि मिनट में कितने मतलब कितने मिनट में कितना लोड आ रहा है। जैसे हम लोग मान लो जैसे हम लोग जाते हैं हवा भरवाने गाड़ी वगैरह में, ठीक है, टायर्स वगैरह में गाड़ी के, तो हम लोग देखेंगे एक जो लोड हम लोग डाल रहे हैं टायर पे, तो कितना टाइम में टायर पे हवा भर रही है और कितना टाइम लग रहा है, और जो स्मॉल टी होता है वो कितना टाइम लगता है कि उसको अनलोड होने में, यानी कि जो सिलेंडर के अंदर से क्योंकि अनलोड हो रही है, यानी कि एयर जो है कंप्रेस एयर थी वो बाहर निकल रही है, और बाहर निकल के कहाँ जा रही है, टायर में। तो टायर में जाने में कितना टाइम लगेगा वो कितना है, टी, और वहाँ से निकलने में जो टाइम लगेगा सिलेंडर से उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल टी, ठीक है। और क्यू की अपना क्यू जो है अपना कैपेसिटर वो कंप्रेसर कैपेसिटी होगा, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर होता है, लीकेज किस तरह से पता लगता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर एक मशीन होती है, ठीक है, जो कि लीकेज टेस्ट करने का काम करती है, ठीक है। वो किस तरह से लीकेज का टेस्ट करती है, वो अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो लीकेज अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर में लीकेज जो टेस्ट किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा, यानी कि अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गैस में ना पहले हम लोग पाइप में मतलब गैस को फ्लो करवा देते, प्रवाह करवाते, तो अगर फ्लो वाले गैस में कहीं अगर लीकेज होगा तो वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कंपन को दिखा देते हैं, यानी कि एक हम लोग अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उसको मतलब जिस पे जगह पे हम लोग को लीकेज का चेक करना है उस जगह पे हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जब हम लोग उसको रखते हैं तो उसके बाद जब हम लोग उसमें से गैस पास करवाते हैं, अगर मान लो उसमें से कहीं लीकेज हो रहा है, तो जैसे लीकेज अगर वहाँ पे होगा उस जगह पे जहाँ पे हम लोग मशीन रखे, ठीक है, तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो है वो एक वाइब्रेशन एक कंपन दिखाने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को पता लग जाता है कि लीकेज, और अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसमें लीकेज नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लीकेज का चेक कर लेते हैं इस मशीन से, अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर से। और साथ ही ये फॉर्मूले से हम लोग मतलब लीकेज कितना हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अब हम लोग पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो अभी लग रहा है छूट गया था, कि पंप में जो हम लोग फर्स्ट हेडिंग था उसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है पंप के एप्लीकेशन, यानी कि यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो पंप का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या, सिंचाई के लिए और किसके लिए, कि द्रव चलित मशीनों में, और डीजल इंजन वगैरह में, इंजीनियरिंग कार्य में, औद्योगिक कार्य में, परिवहन के क्षेत्र में, घरेलू कार्य में, प्रयोगशालाओं में, ठीक है, आदि जगहों पे हम लोग इसका एप्लीकेशन है पंप वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं आगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन जो होता है, इसका जो कार्य होता है, यूज़ होता है, उपयोग होता है, वो होता है इस पंप का यूज़ बॉयलर में वाटर भेजने और तथा ऑयल के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप का हम लोग ने देखा था पहले, उसका हम लोग यूज़ करते हैं
बॉयलर वगैरह में वाटर भेजने या ऑयल भेजने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या एप्लीकेशन है, इसका यूज़ हम लोग है ना द्रव चलित मशीन लाइक जैसे कि क्रेन होता है, लिफ्ट होता है, एलिवेटर होता है, बॉयलर में पानी भेजने आदि में इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे पहले तो हम लोग ने 2-3 पॉइंट और देख ही चुके हैं, जैसे कि अपना ये होता है ना सिंगल एक्टिंग रेशियो, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसका, एयर ड्रायर में, ट्रांसफार्मर की मरम्मत वगैरह में। उसके बाद अपना रोटरी एयर कंप्रेशर में रूट ये अपना एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेशर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग ने देखा कि जिसमें एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और गैस टरबाइन के प्लांट वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गए अपने, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अपना आगे का पॉइंट। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एनर्जी सेविंग टिप्स है, यानी कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। कंप्रेसर में अपने कौन कौन से एनर्जी सेविंग के टिप्स है, तो मैं कुछ अपने से बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोग अपने बुक से देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है इसमें, पहला अपना पॉइंट कि हम लोग जो है एयर इनलेट को फ़िल्टर रेगुलरली, यानी कि हमेशा उसका फ़िल्टर करके, ठीक है, यानी कि जो क्लीन एयर इनलेट फ़िल्टर, ठीक है, यानी कि जो एयर का हम लोग आ रही है उसको फ़िल्टर करके यूज़ करें, इससे हम लोग एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं एयर कंप्रेशर में। दूसरा कि हम लोग है ना अच्छा वाल्व का इस्तेमाल करके, ठीक है, उसको मतलब हर 6 महीने पे हम लोग को एक बार बदली करना चाहिए, ठीक है, बदली कर करके हर 6 महीने पे अच्छे वाल्व का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि लीकेज का जो है टेस्ट करके, ठीक है, अगर लीकेज हो रही है ज़्यादा तो उसको सही कर ले, मतलब ठीक है, सील करके, ठीक। तो लीकेज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो लीकेज का टेस्ट हम लोग को समय समय पे करते रहना चाहिए। इस तरह से हम लोग एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ठीक है, जो लीकेज हो रहा था उसको बचा सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो लोड, यानी कि जो मैंने बताया कि लोड जो हम लोग डाल रहे थे टायर में और जो लोड निकल रहा था उसके भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग अगर लोड हम लोग का आ रहा है 3 और हम लोग वहाँ से निकल रहा है 5 और आ रहा है मतलब निकल रहा है 7 और आ रहा है 3, ठीक है। तो ऐसा हो कि 3 आ रहा है और 4 निकल रहा है, तो इस तरह से ठीक लगता है कि कम, मतलब डिफरेंस कम रहे, कुल मिला के इतना बताने का मतलब है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि जो अपना कंप्रेशर के डिलीवरी प्रेशर होता है वो हम लोग को कमी, यानी कि जो प्रेशर हम लोग भेज रहे हैं आगे, ठीक है, तो वो कम से कम अगर जितना पॉसिबल है हम लोग को उतना करना चाहिए। जैसे मान लो अगर प्रेशर वो भाई साहब सामने है, उनको हम लोग कुछ प्रेशर देना है कितने का, कि उनको चाहिए 5 का प्रेशर, तो ऐसा ना हो कि हम लोग मतलब कि 10 का प्रेशर ले भैया और प्रेशर बढ़ा के दे रहे, तो ऐसा हम लोग की एनर्जी की खपत होगी, यानी कि ज़्यादा खपत होगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर उसको 5 चाहिए तो हम लोग को पॉसिबल 5 ही देना चाहिए उनको, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही दो, ठीक है, यानी कि जितना डिलीवरी प्रेशर हम लोग को चाहिए उतना ही हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करके एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीजनरेटिव एयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और बाकी पॉइंट्स हम लोग बना के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर ज़रूरत ना हो तो बंद कर दो, ठीक है, समय कम जो जब काम हो तभी इस्तेमाल करो, और भी अच्छे दक्षता वाला एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करके, ठीक। इस तरह से और भी पॉइंट्स अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बुक्स वगैरह में आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग का अपना अगला हेडिंग है क्या कि एच वी ए सी सिस्टम देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन इन एच वी ए सी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एच वी ए सी होता है क्या है, ठीक है, एच वी ए सी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है। ये जो क्रमशः हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये नाम जो हीटिंग वेंटिलेशन इन एयर कंडीशन है वो हम लोग क्रमशः कह सकते हैं क्या कि थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशन है वो क्रमशः थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल पर आधारित है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है बहुत या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम लोग को अपने कंफर्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा ठंडी होती है तो एसी का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे समय मतलब ईयर वाली एसी भी आती है जो ठंडी में गर्म करती है और गर्मी में ठंडा, ठीक है। तो इस तरह से और क्या हो सकता है, ये जो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है एच वी एस सिस्टम जो खाता है बिजली, वो टोटल बिजली का समझ लो 35% केवल इसमें जाता है, ठीक है। यानी कि 35% जो इतनी बिजली बन रही है बाकी सब अपने वो मतलब 35% इधर आ गई बिजली की खपत में, और बाकी सारी अपनी जा रही है कहाँ कहाँ, इंडस्ट्रियल में प्रोडक्ट्स वगैरह, या गाड़ी डिज़ाइन हो रही है और भी चीज़ प्रोडक्ट्स नए तरह तरह के बन रहे हैं, और घर में लाइट्स वगैरह, ठीक है, वो सब जगह पे होती है। लेकिन 35% यहाँ केवल खपत हो रही है, ठीक है। उसको और अच्छे से देखते आगे, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन और एसी का मुख्य कार्य जो होता है वो तापमान को यानी कि एक जगह से निकाल के दूसरे जगह
करना होता है, यानी कि एक जगह से हम लोग गर्मी खींचते हैं और दूसरी जगह छोड़ने का काम होता है, या हम लोग एक जगह से छोड़ते मतलब गर्मी को लेते हैं और दूसरे जगह देते हैं। यानी कि मान लो अगर कभी हम लोग को ठंडा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ठंडा करना रहता है वहाँ से गर्मी खींच लेते हैं और बाहर जाके छोड़ देते हैं। अगर हम लोग गर्मी गर्म करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर की गर्मी खींचते हैं, अंदर ला के छोड़ देते हैं गर्मी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका HVAC सिस्टम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें और चीज़ आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। अब देखो अपना जो रेफ्रिजरेशन वाला है पॉइंट, वो हम लोग ने रेफ्रिजरेशन RAC में अच्छे से पूरा वही चीज़ पे पढ़ा है, यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन पे, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि हम लोग रेफ्रिजरेशन को सिंपली कह सकते हैं फ्रिज, ठीक है। फ्रिज को हम लोग एक टेक्नोलॉजी नाम से हम लोग बोले तो रेफ्रिजरेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक जगह से हम लोग हीट को खींचते हैं, जहाँ हम लोग को ठंडा करना है तो वहाँ से गर्मी निकालते हैं और उसके बाद बाहर लेके जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। बाहर जाके गर्मी छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पाइप के ज़रिए से फ्लूइड को हम लोग है ना मतलब रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं, जो कि एक जगह मतलब रोट घूमा करता है, ठीक है। पाइप के अंदर जहाँ हम लोग को गर्म करना रहता है वहाँ पे लिक्विड, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आता है तो उसके अंदर हीट जाती है तो वो वेपर में बन जाता है। फिर उसके बाद वो वेपर जाता है बाहर, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। संघनित्र होता है, वहाँ पे क्या होता है वो ठंडा होकर फिर से लिक्विड में बन जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया काम करती है। इसमें आप लोग बना के भी अपने से बता के लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़े। उसमें और क्या पढ़े हम लोग कि दो तरह के ये होते हैं रेफ्रिजरेशन, क्या एक होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और एक हम लोग ने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। इसमें तो हम लोग ने समझ लो पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो क्या होता है, ठीक है, यानी कि EER क्या होता है, ठीक है। तो हीटिंग और कूलिंग जो इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, यानी कि एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो क्या हो गई, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन ये है, चाहे AC हो चाहे जो हो, ठीक है। तो उसमें या हम लोग गर्म कर रहे हैं या जो ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो होती है वो होती है, एक अनुपात होता है किसका, हीटिंग आउटपुट यानी कि BTU यूनिट में, ठीक है। हीटिंग आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है। हीटिंग आउटपुट फिर से बता रहा हूँ क्या किसका अनुपात होता है, एक हीटिंग आउटपुट और पावर इनपुट का अनुपात होता है। इसका हम लोग फॉर्मूले की अगर बात करें तो EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बराबर होता है किसके, आउटपुट हीट अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। यदि AC का EER अधिक होगा, यानी कि AC हो गया या कोई भी चीज़ जो ठंडा है गर्म करने वाली है, ठीक है। AC हो गया मान लो या रेफ्रिजरेशन हो गया, ठीक है। तो जो AC है उसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो अधिक कब होगा, जब उसका मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यदि अगर मान लो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो दक्षता अगर हम लोग को देखना है, ठीक है। तो दक्षता कब ज़्यादा होगी, जब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज़्यादा होगी, यानी कि जो हम लोग इनपुट मैंने क्या बताया आउटपुट हीट अपॉन इनपुट पावर, यानी कि इनपुट पावर अगर हम लोग कम करेंगे और आउटपुट हीट बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, दक्षता बढ़ाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जब बढ़ेगी तो दक्षता भी अपनी बढ़ेगी, वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कम पावर दे रहे और ज़्यादा हम लोग को आउटपुट मिले, यही तो हम लोग का मेन मकसद है पूरी पढ़ाई का, ठीक है। कम यानी सब इंडस्ट्री का, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री उद्योग है, यानी कि ये सबका मेन मकसद सिर्फ इतना है, कम चीज़ जाए और ज़्यादा चीज़ आए, ठीक है। यानी कम, जैसे कम मेहनत करना पड़े और ज़्यादा अच्छा परिणाम मिले, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है किसमें, अपना HVAC सिस्टम में, ठीक है। तो जब आवश्यक हो तभी HVAC का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि AC का यूज़ कर रहे हैं हम लोग वगैरह का, ठीक है। तो हम लोग को जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करो। जब HVAC का उपयोग हो रहा हो तो कमरे बंद होना चाहिए, ठीक है। जब AC का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो कमरा बंद होना चाहिए, पूरी तरह से पैक होना चाहिए, ठीक है। मौसम के अनुरूप तापमान को संयोजित करें, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऐसा ना हो कि हम लोग का मौसम ठीक है बाहर थोड़ा ठंडा है और हम लोग वही और ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मतलब मौसम के अनुसार हम लोग को कम ज़्यादा करते रहना चाहिए तापमान, ठीक है। और क्या है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग करके, और क्या है पंखे का प्रयोग को उचित रूप से करके, ठीक है। पंखे का प्रयोग जैसे AC अगर हम लोग चला रहे और हम लोग का रूम नीचे है कमरे में, ठीक है, तो वहाँ हम लोग अगर पंखा चलाएंगे तो कूलिंग अच्छे से मतलब
कूलिंग भी अच्छे से होगी, कंफर्ट हम लोग को आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा ना करना है कि धूप में एकदम छत के ऊपर, मतलब छत पे है तुम्हारा हम लोग का रूम, ठीक है, और सन से ऊपर एकदम छत पे धूप पड़ रही है और हम लोग पंखा चला रहे हैं, तो अंदर की गर्मी बाहर बाहर की जो छत गर्म है, क्योंकि तो पंखा चलाएंगे तो गर्म गर्म हवा फेंके, और इधर पे हम लोग एसी चला के बैठे भाई कमरे में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पंखे का प्रयोग भी हम लोग को सही समय सही जगह पे करना चाहिए। और क्या है कि उच्च मांग अवधि से बचकर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना देखें तो फिल्टर का मेंटेनेंस करके, टाइमर का प्रयोग करके, ठीक है। टाइमर वगैरह जैसे लगाते हैं ना, ये एसी में लगा दिए तो अपने आप टाइमर बंद हो, टाइमर की वजह से जो एसी होती है तो रात में हम लोग सोने लगते हैं तो अपने आप वो टाइमर के हिसाब से सेट रहता है उसमें, तो वो अपने हिसाब से बंद कर लेता है, ठीक है। या नाइट मोड हम लोग लगा दिए, ठीक है, तो वो टाइमर अपने आप चेक कर लेता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि अनावश्यक प्रयोग ना करके, ठीक है, यानी कि जब ज़रूरत ना हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए वो। और एनर्जी एफिशिएंट एसी का एचवीएसी सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, उच्च दक्षता वाले एचवीएसी का मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। और कमरा वगैरह को इंसुलेट करना चाहिए, यानी कि बंद करना चाहिए, ठीक है। लोहे वगैरह के सामान को मैंने पहले भी बताया था कि लोहे, जब बड़े बड़े लोहे के सामान होते हैं उस सबको हटा देना चाहिए, ठीक है। छोटे मोटे से तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह के पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक। अब देखो हीटिंग अपना क्या है कि समझ में आता है, एच वी ए सी का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है। तो हीटिंग अगर मैं बात करूँ तो हीटिंग तो चलो सब लोग को समझ में आता है। अगर मैं उसकी बात करूँ एसी की, तो एयर कंडीशन भी लगभग समझ में आता है। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो वेंटिलेशन में मेरे ख्याल से थोड़ा समझने में डाउट हो, तो इसको हम लोग वेंटिलेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वेंटिलेशन मतलब एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग है ना प्राकृतिक द्वारा या मशीन द्वारा मैकेनिकली प्रक्रिया करके जो एयर हो उसको ले लिया जाता है और छोड़ा जाता है। यानी कि जैसे मान लो अगर हम लोग किसी कमरे में, ठीक है, वो कमरा पूरा पैक है, ठीक, हम लोग के एक तरफ खिड़की लगी है और खोल दिए, और हम लोग जो हवा वहाँ से बहुत तेज़ी से, मतलब हवा है अंदर की वो अंदर आ रही है खिड़की से, ठीक है। तो अब जो हम लोग सांस क्योंकि ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो सांस लेने से क्या हो रहा है कि अंदर के हम लोग के मुंह की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अब ये मान लो कई लोग कमरे में, एक ही कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो कई लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने की वजह से कमरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब हवा में इम्प्योरिटीज़ जमा होने लगती है, ठीक है। यानी कि एक तरफ से हम लोग आ रही है ठंडी हवा और दूसरी तरफ से मतलब ओपन, मतलब खुला नहीं ना, पूरा पैक है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि अंदर आते जा रही है और अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ते जा रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते चले जा रही है, जिससे क्या होता है कि अंदर गर्मी वगैरह होने लगता है, कमरा, ठीक है, गर्म होने लगता है, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग को हटाने के लिए एक हम लोग काम कर सकते हैं क्या, कि एक मैकेनिकल प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लगाते हैं कि मतलब एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अंदर के जो हवा है उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे अंदर के जो बाहर खिड़की से हवा आ रही है वो प्योर आए, और अंदर की जो मतलब हवा है इम्प्योर हवा वो बाहर जाए, ठीक है। शुद्ध हवा अंदर है, अशुद्ध हवा बाहर जाए, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम लोग को प्राकृतिक द्वारा करना है तो हम लोग ने दूसरी तरफ भी छेद करके एक खिड़की लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया कि एक तरफ से हम लोग की प्योर हवा आ रही है और एक तरफ से इम्प्योर हवा, यानी कि एक तरफ से शुद्ध हवा आ रही है और एक तरफ से अशुद्ध हवा बाहर चली जा रही है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ये दो तरह के होते हैं जो कि मैंने अभी बताया, कि एक होता है मैकेनिकल या फोर्स्ड वेंटिलेशन और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में खिड़की लगा दो और मैकेनिकल में एग्जॉस्ट फैन लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट एक थोड़ा सा और चीज़ बता दे रहा हूँ एसी के बारे में भी, ठीक है। वेंटिलेशन तो अभी हमने बता दिया है वेंटिलेशन में क्या होता है किस तरह से, ठीक है। अब एसी के बारे में भी, क्योंकि एच वी ए सी यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन है, ठीक है। तो ये एसी के बारे में देख लेते हैं, उसके कितने टाइप्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी अपना कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि एसी। एसी का इस्तेमाल हम लोग को लगभग पता ही है क्यों करते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं कि मान लो इंडस्ट्री वगैरह में कुछ काम वगैरह करना हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि एक हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारे काम होते हैं जिससे कि एरर वगैरह ना आए मशीन में, ठीक है, मशीन अच्छे से वर्क कर सके, तो वहाँ हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग देखेंगे तो बहुत जगह मिलेगी, जैसे आलू गोदाम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कि आलू सड़े ना जल्दी, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है, बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग को मतलब ठंडक करने का ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कई जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसके जो एसी का अगर मैं मेन पार्ट की बात करूँ एयर कंडीशन की, तो उसमें फ़ैन होता है, एयर कंडीशन यूनिट होती है जिसमें मान लो पाइप के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट अंदर बाहर पास करते रहता है, ठीक है, पाइप में पास करता रहता है। उसके बाद क्या है अपना डक्स जो होता है, ठीक है, ये पाइप वगैरह जो गई होती है उसको कहते हैं डक्स।
उसके बाद फिल्टर लगे होते हैं, ये सब कुछ मेन पार्ट्स हो गए इसके, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। एसी के बारे में भी हम लोग लगभग यही सब अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें गर्मियों में ऐसे यूज़ करते हैं, ठंडियों में वैसे यूज़ करते हैं, वही सब बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं एसी के। तो अगर हम लोग उसके उद्देश्य के आधार पे बात करें, ठीक है, यानी कि पर्पज़ के बेस पे बात करें, तो एसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो तरीके से। एक होता है कंफर्ट एसी, ठीक है, जो कि हम लोग अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अपने भवनों में इस्तेमाल करें, बिल्डिंग्स वगैरह में, घरों में इस्तेमाल करें, ऑफिस में इस्तेमाल करें, होटल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं कंफर्ट एसी, ठीक है। और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करें, जैसे मशीन वगैरह अच्छे से काम कर सके, अपनी उसमें कुछ कमी जो गलतियाँ हो रही है वो गलतियाँ कम हो, ठीक है, यह देखिए कुल मिला के अच्छे से काम करे, अच्छी इफिशियंसी दे, उसके लिए हम लोग इंडस्ट्रियल एसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, अपना क्या है कि सीज़न के आधार पर, यानी कि मौसम के आधार पर, ठीक है। तो जो एसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मौसम के आधार पर, वो तीन तरह की होती है। एक होती है विंटर एसी, एक होती है समर एसी, एक होती है ईयर राउंड एसी, यानी कि एक जो ठंडियों में हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठंडियों में क्या काम करती है कि एयर जो हवा है उसको गर्म करके उसके अंदर की जो नमी होती है उसको कम करने का काम करती है, ठीक है। उसको नमी ख़त्म करने का काम करते हैं, उसका ड्राइनेस जो है उसके अंदर बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ठंडियों में अक्सर हम लोग देखते हैं हवा में कुछ नमी टाइप की होती है, ठीक है, वो ठंडी ठंडी हम लोग को लगती है, ठीक। तो नमी को कम करना, उसको गर्म हवा को भेजने का काम करना विंटर एसी का काम है। समर एसी में क्या करते हैं, समर एसी में हम लोग जो है वो क्या काम करते कि ठंडा करने का, ठीक है, यानी कि इसका यूज़ हम लोग किसी प्लेस यानी कि किसी जगह की हवा की हीट और मॉइस्चर को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हीट और मॉइस्चर को कम करने के लिए, यानी कि जब तापमान वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर तापमान ज़्यादा होता है, तो हम लोग को ठंडा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि विंटर में क्या करें हम लोग, गर्म करने के लिए और साथ में अपन जो है उसके इस्तेमाल करें कि उसके अंदर की नमी जो है कम कर दे, यानी कि ड्राइनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सूखा मतलब कि हवा जो आ रही है वो गरम गरम और सूखी सूखी आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब कि मतलब एकदम फव्वारा छोड़े, जैसे ठंडियों में गर्मियों में हम लोग फव्वारे की ज़रूरत होती है ना, क्या है कि एकदम ठंडा ठंडा लगे मुँह पे, ठीक। तो इस तरह से। और ईयर राउंड एसी का जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो हर सीज़न के लिए होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना मौसम के आधार पर। अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कि प्लांट के आधार पर किस तरह से एसी होती है। तो पहला एसी होती है विंडो टाइप एसी। विंडो टाइप एसी एक मतलब सिंपली विंडो में लगाने वाले के कारण विंडो टाइप एसी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है विंडो टाइप, तो ये हम लोग जानते हैं कि विंडो होती है, उसमें सिंपली ऐसे लगा दिए, ठीक है। सर इसे अगर सरलता से देखें, बस ऐसे विंडो में लगा देते हैं एसी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो टाइप एसी। ये आधे टन से लेकर 2 टन तक हो सकता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है पैक्ड कंसोल टाइप एसी। ये टाइप इस तरह के एसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे थिएटर वगैरह में होता है ना कि एसी का जो इस्तेमाल हम लोग लगाते हैं वो फर्श पर लगाते हैं, यानी कि ज़मीन पे लगाते हैं, ठीक है। ज़मीन से हवा ऊपर की तरफ छोड़ता है वो, ठीक। तो इस तरह के एसी का जो क्षमता होती है वो 3 टन से 5 टन तक होती है। तो उसके बाद सेंट्रल एसी की बात करते हैं, ये रूम के एकदम सेंटर पे लगाते हैं और ये जो है 25 टन से अधिक क्षमता देती है, ठीक है। तो इस तरह से अपना एसी की क्लासिफिकेशन हो गया। एसी के बारे में देख लिया, वेंटिलेशन देख लिया, एचवीएसी देख लिया, और भी जितना इस चैप्टर का था लगभग सब चीज़ हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट का मैंने जो बोला था पढ़ाने के लिए, अब मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, कहीं पे भी अगर डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ मैंने पढ़ाया हो, ठीक। और